तो गाइस आज के एपिसोड में करंट अफेयर्स के अंतर्गत 4 से 7 सितंबर 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं का संकलन किया गया है, विस्तृत रूप में भी और संक्षिप्त रूप में भी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक भूल सुधार करना चाहता हूं। पिछले वीडियो में भूलवश 1 से 3 अगस्त बोल दिया गया है, जबकि 1 से 3 सितंबर के बीच का कलेक्शन है। दोस्तों आज के एपिसोड में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अन्यथा बहुत कुछ मिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस का चुनाव वहां के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने किया है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस का चुनाव कर लिया गया है। दोस्तों लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण की हैं। दोस्तों लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के पश्चात ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले वे बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल में विदेश सचिव यानी विदेश मंत्री के पद पर आसीन थी। उसने यानी लिज ट्रस ने भारतीय मूल के अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को पराजित कर प्रधानमंत्री बनी है। जुलाई 2022 में घोटाले के उजागर होने के पश्चात बोरिस जॉनसन को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, या यूं कहें कि उन्हें त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया था। तब से वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर आसीन थे। दोस्तों लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक है उन्हें हराया जरूर, किंतु यह भी ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री पद के दूसरे सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार ऋषि सुनक ही थे। वे वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल में, और सबसे पहले उन्होंने ही बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था और वहां से वे बाहर निकले थे। दोस्तों ब्रिटेन में एक स्वस्थ परंपरा रही है कि सदस्य अपने नेता का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर करते हैं, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों का समर्थन हासिल करने के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और देश के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपना मत रखा, साथ ही अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। यह एक बेहद स्वस्थ परंपरा ब्रिटेन में रही है और जो व्यक्ति सभी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वही उस पार्टी का नेता और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यतम माने जाते हैं। ध्यान रहे कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने लिज ट्रस पर अधिक भरोसा जताया और उसे पार्टी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद का सौगात देने का निर्णय किया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात यह भी सत्य है, क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे और लिज ट्रस ब्रिटिश अंग्रेज थी, संभव है कुछ इसका फर्क अवश्य पड़ा हो। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है और इस बार कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, 4। दोस्तों इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2022 की है 4 लोगों को दिया जा रहा है। ये जो 4 लोग हैं वे हैं सोथियाड़ा छिम, ये कंबोडिया के हैं, गैरी बेंचेगिव ये इंडोनेशिया के, तदाशी हटोरी जापान के और बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के। इन 4 लोगों को इस साल यानी 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान दें कि इन चारों को किस कैटेगरी में दी गई, किन सेवाओं के लिए दी गई है, तो ध्यान दें। सोथियाड़ा छिम एक कंबोडियाई मनोचिकित्सक है, ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट हैं और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता भी हैं। गैरी बेंचेगिव एक युवा फ्रांसीसी हैं, जी हाँ ये फ्रेंच हैं, फ्रांस के निवासी हैं, जो बाली इंडोनेशिया में नदी में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को मिटाने के मिशन पर है। ये पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के मिशन पर है। गैरी बेंचेगिव हैं तो ये फ्रांस के, लेकिन बाली इंडोनेशिया में ये रहते हैं। तदाशी हटोरी एक जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी हैं, जबकि बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के ही बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चे के जो रोग हैं उनके विशेषज्ञ हैं, जो बाल संरक्षण के अधिकारों के लिए भी कार्य कर रही हैं। तो ये 4 लोग हैं जिसे इस वर्ष का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान दें कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य के शैलजा को भी यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, किंतु शैलजा ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन 2022 के पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कारण क्या था? कारण जानने से पहले ये जान लें कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन उन्हें यह पुरस्कार क्यों देना चाहती थी। दोस्तों शैलजा को यह पुरस्कार केरल में निपाह वायरस और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहता था। तो पुरस्कार न लेने का कारण जान लीजिए।
शैलजा ने इसे एक सामूहिक प्रयास बताकर व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। दोस्तों यहां पर जान लें कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में फिलीपींस के लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि एशिया में सरकार चलाने अथवा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम चल रहा है उसे सम्मानित किया जाए। अब ध्यान दें कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड किन के द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना के पीछे फिलीपींस सरकार के साथ साथ रॉकफेलर सोसाइटी, ध्यान रखें फिलीपींस की सरकार और रॉकफेलर सोसाइटी ये दोनों मिलकर ये पुरस्कार प्रदान करती है। तो ये रॉकफेलर जो सोसाइटी है ना, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे और साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे जो काफी महत्वपूर्ण है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह भी ध्यान रखें कि पहली बार यह जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 31 अगस्त 1958 को आयोजित किया गया था 1958 में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर यानी मस्कट और गान एंथम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस नगर में किया है? आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर यानी मस्कट और गान एंथम का शुभारंभ किया है। दोस्तों शुभंकर जो 36वें राष्ट्रीय खेलों के हैं उनका नाम है शावज, ध्यान रखें शावज, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक यानी बाघ का छोटा बच्चा शावक। एंथम एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो गान है एंथम है उसे किसने गाया है? तो बहुत ध्यान से याद रखें, इसे बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है राष्ट्रीय खेलों के गान यानी एंथम को। इस वर्ष यानी 2022 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में इस महीने की 29 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक किया जाएगा, अर्थात 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच किया जाएगा और इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा यानी बड़ौदा, राजकोट और भावनगर में किए जाएंगे। इस वर्ष यानी 2022 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों राष्ट्रीय खेलों का जो पिछला संस्करण था वो अंतिम बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। प्रख्यात बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री का हाल ही में किस राज्य में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। मशहूर बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री का महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। दोस्तों 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री 3 अन्य लोगों के साथ गुजरात से मुंबई वापस लौट रहे थे और यह हादसा सूर्या नदी पर, ध्यान रखें सूर्या नदी पर बने चरौती पुल पर हुआ है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बनी हुई है। दोस्तों आइए साइरस मिस्त्री के संबंध में जानते हैं। टाटा और साइरस दोनों पारसी समुदाय से संबंधित है, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। साइरस मिस्त्री के दादा ने पहली बार 1930 के दशक में टाटा सन्स में शेयर खरीदे थे यानी हिस्सेदारी ली थी, जो बाद में उनके पिता पालोनजी मिस्त्री और इसके पश्चात साइरस मिस्त्री को मिली थी। यहाँ ये ध्यान रखें कि पालोनजी मिस्त्री बाद में आयरलैंड चले गए और वहीं के नागरिक बन गए। उन्होंने आयरलैंड की एक महिला से ही विवाह किया और उन्हीं से साइरस मिस्त्री उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। यानी साइरस मिस्त्री भी आयरलैंड के नागरिक हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि साइरस मिस्त्री पालोनजी मिस्त्री के छोटे पुत्र हैं, इन्हें 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र यूरोप में उनके कारोबार को संचालित करते हैं। इतना ही नहीं, पालोनजी मिस्त्री आयरलैंड के सबसे धनी व्यक्ति और वहां के एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में स्थापित है। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनका कारोबार उनके पुत्र द्वारा संचालित की जा रही है। दोस्तों साइरस मिस्त्री भारत में अपने कारोबार को तो चला ही रहे थे, संभाल ही रहे थे। 38 वर्ष की उम्र में वे टाटा सन्स के बोर्ड में भी शामिल हुए थे। 2012 में वह टाटा सन्स के चेयरपर्सन बने, अर्थात रतन टाटा के पश्चात वे सबसे शीर्ष अधिकारी बने टाटा कंपनी में। किंतु 24 अक्टूबर 2016 में उन्हें पद से हटा दिया गया था और यह विवाद काफी बढ़ा था। यह विवाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी पहुंचा था। फिर वहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां टाटा सन्स के पक्ष में निर्णय सुनाया गया। तब जाकर इस विवाद का पटाक्षेप हुआ था। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों, INS विक्रांत के संबंध में पिछले एपिसोड में पूरी बात बताई जा चुकी है, उसे कृपया कर अवश्य देख लें। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये है कल्याण चौबे। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात CCRAS ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए एक नई पहल आरंभ की है। इसका नाम क्या है? दोस्तों, ये है स्पार्क पहल, स्पार्क प्रोग्राम। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? दोस्तों, यह देश भारत है। भारत अब 5वें स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत से ऊपर शीर्ष 4 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर और जर्मनी चौथे स्थान पर हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? यह है कर्तव्य पथ। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के बीच का जो मार्ग है, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाने जाएंगे। इससे पहले ये राजपथ के नाम से जाने जाते थे। देश के पहले जैव गांवों बायो विलेजेस को मान्यता भारत के किस राज्य में दी गई है? आंसर है त्रिपुरा। दोस्तों, ये गांव जो त्रिपुरा में है, देश के पहले संशोधित जैव गांव है, ठीक है, जहां पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके साथ किया है? आंसर है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 यानी 1 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये किस देश के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है? दोस्तों, यह परियोजना बांग्लादेश के साथ संचालित की जा रही है। दोस्तों, अगर आप UPSC, BPSC, UPPSC अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।